आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सीबीआई की हॉट सीट पर हैं और आज पूरे दिन पूरे देश में इसी की चर्चा हो रही है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री पर मनीष सिसोदिया पर सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं और इसे लेकर चुभने वाले सवाल दोनों तरफ से उठ रहे हैं, मोदी सरकार की तरफ से भी और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी। आपने तरह तरह के घोटाले इससे पहले सुने होंगे, अनाज घोटाला, चारा घोटाला, 2G घोटाला, कोयला घोटाला। हमारे देश को घोटालों की आदत सी पड़ गई है, लेकिन आज हम आपको एक बिल्कुल नए घोटाले के बारे में बताएंगे और वो है शराब घोटाला, जो मनीष सिसोदिया के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कल अमेरिका के एक बहुत बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की तारीफ करते हुए अपने फ्रंट पेज पर एक लंबा चौड़ा आर्टिकल छापा था और आज मनीष सिसोदिया पर छापे पड़ गए। अब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया इसी आर्टिकल को अपने लिए एक क्लीन चिट मान रहे हैं, अपने लिए एक योग्यता प्रमाण पत्र मान रहे हैं और इसे एक गोल्ड मेडल की तरह पूरी दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि हमारे देश के नेता आज भी विदेशी मीडिया को इतना महत्व क्यों देते हैं। एक विदेशी अखबार में छपे आर्टिकल के आधार पर हमारे यहां सरकारों को या तो दोषी ठहरा दिया जाता है और या फिर क्लीन चिट भी दे दी जाती है। क्या यह गुलाम मानसिकता की निशानी नहीं है? लेकिन सबसे पहले आपको इस छापेमारी से जुड़ा लेटेस्ट अपडेट बताते हैं ताकि आपको पूरी कहानी ये समझ में आ जाए। आज सीबीआई द्वारा भारत के 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मिलाकर 21 ठिकानों पर छापेमारी की गई है और इस पूरी कार्रवाई के दौरान सीबीआई का फोकस कुल मिलाकर 4 लोगों पर था। सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का। इसके अलावा पूर्व एक्साइज कमिश्नर आरव गोपी कृष्ण, पूर्व डिप्टी एक्साइज कमिश्नर आनंद कुमार तिवारी और उनसे संबंधित एक और सरकारी अफसर के यहां भी सीबीआई ने छापेमारी की है। ये वो 4 लोग हैं जिनके खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है और एफआईआर में मनीष सिसोदिया का नाम भी है। और यह पूरा मामला पिछले वर्ष नवंबर महीने में लागू हुई शराब नीति से जुड़ा है। यहां आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि मनीष सिसोदिया मंत्री हैं, लेकिन किसी भी मंत्री के लिए यह संभव नहीं है कि वो बिना सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत के कोई भी घोटाला कर सके। इसलिए बाकी के 3 जो सरकारी अधिकारी हैं, जो कि इस विभाग में बड़े अधिकारी थे, इसलिए वो भी इस मामले में शामिल है। तो ये उस एक्साइज नीति से जुड़ा है जिसे लेकर सिसोदिया पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं और इसी मामले की जांच के लिए आज सीबीआई की टीम उनके घर पहुंच गई। इस दौरान सीबीआई की टीम ने मनीष सिसोदिया के घर पर मौजूद तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को अपने कब्जे में ले लिया है और यह कार्रवाई अभी तक भी जारी है। जब हम आपको यह खबर सुना रहे हैं, अभी भी यह कार्रवाई जारी है। आज सुबह जब सीबीआई की टीम यह कार्रवाई करने के लिए पहुंची, तब मनीष सिसोदिया ने एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए, जिनका एक लाइन में अगर हम आपको सार बताएं तो सार यह है कि मनीष सिसोदिया अपने आप को कट्टर ईमानदार व्यक्ति बता रहे हैं और दिल्ली के सरकारी स्कूलों की सूरत बदलने का प्रयास कर रहे हैं। वो ऐसा कहते हैं, इसलिए केंद्र सरकार उन्हें और उनकी सरकार को सीबीआई के जरिए परेशान कर रही है। तो 2 बातें हैं, एक वो बहुत ईमानदार हैं, दूसरी बात वो शानदार काम कर रहे हैं, इसलिए केंद्र सरकार उन्हें अपने निशाने पर रखे हुए है। ये आरोप मनीष सिसोदिया ने भी लगाए और यही बात आम आदमी पार्टी द्वारा भी कही जा रही है, यही बात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं। अब जो बात आज आपको समझनी है वो ये कि जिस मामले में मनीष सिसोदिया पर यह एक्शन हुआ है, वो मामला सिर्फ उनसे नहीं जुड़ा, बल्कि यह मामला पूरी दिल्ली सरकार से जुड़ा हुआ है, बड़े सरकारी अफसरों से जुड़ा हुआ है और इसमें आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं पर भी मिलीभगत और पैसा कमाने के यानी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और इस संदर्भ में भी सीबीआई ने आज कार्रवाई की है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर दिल्ली सरकार की शराब नीति में ऐसी क्या गड़बड़ी थी कि सीबीआई को इस केस की जांच इस तरह करनी पड़ी, छापे मारने पड़े और यह मामला सीधे मनीष सिसोदिया की गिरेबान तक पहुंच गया। इसके अलावा आज बहुत सारे लोग यह भी कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया तो शिक्षा मंत्री हैं, फिर शराब नीति के मामले में उनके घर पर छापे क्यों मारे गए। तो जिन लोगों को यह कंफ्यूजन है उनको आज हम ये बताना चाहते हैं कि मनीष सिसोदिया के पास दिल्ली सरकार में शिक्षा विभाग के अलावा 18 और विभागों की भी जिम्मेदारी है और इनमें एक्साइज डिपार्टमेंट का अतिरिक्त प्रभार भी उन्हीं के पास है। यानी जिस विभाग की नीति में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने के आरोप हैं,
यह विभाग मनीष सिसोदिया के पास ही है। दूसरी बात, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस मामले में सीबीआई को जांच करने के आदेश दिए हैं और यह आदेश भी उसी रिपोर्ट के आधार पर दिए गए हैं जो दिल्ली के ही चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने इसी वर्ष अप्रैल के महीने में तैयार की थी। यानी दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने पहले कहा कि यहां पर घोटाला हो रहा है, चीफ सेक्रेटरी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को बताया, उपराज्यपाल को, और उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। अब आप यह समझिए कि इस घोटाले की पूरी कहानी क्या है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया है, यह पूरा विवाद दिल्ली सरकार की नई शराब नीति के बारे में है, जिसे पहली बार दिल्ली सरकार द्वारा वर्ष 2020 में पेश किया गया था। ये कोविड के दौरान इसे पेश किया गया था। आपको याद होगा, जब पूरा देश कोविड से संघर्ष कर रहा था तब ये नई शराब नीति आई थी। और आपको यह भी याद होगा, कोविड के दौरान दिल्ली में शराब लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें भी लगी थी। और इसके ठीक एक साल के बाद इस नई शराब नीति को नवंबर 2021 में लागू किया गया और इस पॉलिसी के तहत दिल्ली में शराब खरीदने और बेचने का बिजनेस मॉडल पूरी तरह से बदल गया था। पहले शराब की बिक्री के व्यापार में दिल्ली सरकार पूरी तरह से शामिल थी। दिल्ली में सरकार की अपनी लिकर शॉप्स होती थी, यानी शराब बेचने की जो दुकानें होती थी वो दिल्ली सरकार द्वारा संचालित होती थी, जिन्हें एक्साइज डिपार्टमेंट द्वारा नियंत्रित किया जाता था। लेकिन इस नई पॉलिसी के तहत इस पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे ढांचे को समाप्त कर दिया गया। दिल्ली सरकार ने अब यह तय किया कि वो इस बिजनेस का हिस्सा बिल्कुल नहीं रहेगी और प्राइवेट प्लेयर्स ही दिल्ली में शराब की बिक्री करेंगे। इसके तहत दिल्ली को 32 जोन्स में बांटा गया और हर जोन में 27 प्राइवेट वेंडर्स को, यानी प्राइवेट व्यापारियों को शराब की बिक्री का लाइसेंस दे दिया गया। यानी इस नीति के तहत दिल्ली के हर वार्ड में 2 से 3 लिकर वेंडर्स हो गए। यानी हर वार्ड में आपको 2 से 3 लिकर शॉप्स मिलेंगी, लिकर वेंडर्स मिलेंगे। अलग अलग व्यापारियों के बीच में अलग अलग वार्ड्स को बांट दिया गया। इसके अलावा आरोप यह है कि मनीष सिसोदिया के विभाग द्वारा इन प्राइवेट वेंडर्स को भारी डिस्काउंट पर शराब बेचने की छूट दी गई। और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों तक कैसे दिल्ली में शराब की एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री मिल रही थी। इस सब के बीच आज मनीष सिसोदिया की बात करना आज बहुत जरूरी है, इसलिए एक बार फिर से मनीष के पास चलते हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार के अलावा मनीष सिसोदिया को आम आदमी पार्टी में नंबर 2 माना जाता है। अरविंद केजरीवाल के बाद जिसका नंबर आता है वो है मनीष सिसोदिया। सबसे ज्यादा मजबूत नेता केजरीवाल के बाद वही है। केजरीवाल उन पर कितना भरोसा करते हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि इस समय दिल्ली सरकार में सबसे ज्यादा 18 मंत्रालय और विभाग सिसोदिया के पास है, और उनके ऐसे ऐसे विभाग जिनकी जिम्मेदारी अभी किसी मंत्री के पास नहीं है, वो विभाग भी अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को दिए हुए हैं और एक्साइज डिपार्टमेंट भी उन्हीं में आता है। यानी आप मनीष सिसोदिया को मंत्रालय मैन भी कह सकते हैं, क्योंकि उनकी हर जेब में 2-4 मंत्रालय इस समय पड़े हुए हैं। उनकी सारी जेबें मंत्रालयों से भरी हुई है। अगर आपको पिछले 2 साल में कभी भी बुखार आया होगा, सर्दी जुकाम हुआ होगा या आपको कोविड का संक्रमण हुआ होगा, तो यह बात निश्चित है कि आपके डॉक्टर ने आपको डोलो 650 टैबलेट लेने की सलाह जरूर दी होगी और आपने ये टैबलेट खाई भी होगी। और यही वजह है कि इस वक्त भी आपके घर में डोलो 650 का एक पत्ता कहीं ना कहीं जरूर रखा होगा। आप ढूंढ कर देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने ही यहां आज तक पर डोलो 650 से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले का खुलासा किया था। इसमें हमने आपको बताया था कि डोलो 650 को बनाने वाली दवा कंपनी माइक्रो लैब्स लिमिटेड ने किस तरह इस दवा को लोगों के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए देश भर के डॉक्टरों को 1000 करोड़ रुपए की गिफ्ट्स वाली रिश्वत दी थी। इसे दवाइयों को प्रमोट करने के लिए 1000 रुपया खर्च किया था, 1000 करोड़ रुपया, माफ कीजिए। इस खबर को दिखाने के बाद यह मामला लगातार बहुत बड़ा हो गया। जब हमने इसे ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाया, उसके बाद यह मामला लगातार बड़ा होता चला जा रहा है और उसका असर यह हुआ कि अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश भी कम समय में डोलो की इतनी अपार सफलता पर आश्चर्य जता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इतने कम समय में ये डोलो 650 आखिर ऐसी क्या चीज है इसमें कि ये इतनी लोकप्रिय हो गई। इस केस की सुनवाई के दौरान जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने खुद कहा कि जब उन्हें कोरोना हुआ था
तब उनके डॉक्टर ने भी उन्हें यही दवाई डोलो 650 खाने की सलाह दी थी। और यह गंभीर मुद्दा है। डोलो 650 से जुड़े इस अनैतिक भ्रष्टाचार को लेकर एक संस्था द फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। और इस याचिका में उनके वकील ने डोलो 650 बनाने वाली कंपनी माइक्रो लैब्स लिमिटेड पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि माइक्रो लैब्स लिमिटेड ने डोलो 650 दवा की बिक्री बढ़ाने के लिए डॉक्टरों को 1000 करोड़ रुपए के गिफ्ट्स बांटे हैं। सीबीडीटी के सामने 1000 करोड़ रुपए के फ्री गिफ्ट्स बांटने का राज तब खुला जब इनकम टैक्स विभाग की टीम ने इसी कंपनी माइक्रो लैब्स लिमिटेड के 9 राज्यों में 36 ठिकानों पर छापे मारे। सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि डोलो के दाम बढ़ाने के लिए इसमें इस्तेमाल की जाने वाली जो मुख्य दवा होती है, जिसका नाम है पैरासिटामोल, पैरासिटामोल की मात्रा में बदलाव किए गए। केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार पैरासिटामोल के वो ब्रांड्स जिनकी गोलियों में 500 मिलीग्राम तक का पैरासिटामोल इस्तेमाल होता है, उनका दाम नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी पहले ही तय कर देती है। लेकिन पैरासिटामोल की मात्रा अगर 500 मिलीग्राम से ज्यादा हो तो दवा कंपनियां अपने हिसाब से मनचाहा दाम रख सकती हैं। और यही चालाकी डोलो को बनाने वाली कंपनी ने अपनाई है, क्योंकि डोलो में 500 मिलीग्राम नहीं बल्कि 650 मिलीग्राम पैरासिटामोल का इस्तेमाल किया गया है। तो ये 650 मिलीग्राम इस्तेमाल करते हैं और यही चालाकी है। इन बातों को सुनकर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ आज हैरान रह गए और उन्होंने कहा कि आप जो कह रहे हैं वो मुझे सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ये एक बहुत गंभीर मामला है और ये बात उन्हें तब पता नहीं थी जब वो खुद कोविड के जमाने में, कोविड के समय खुद डोलो की गोली खा रहे थे। श्री कृष्ण को आप इन 5 बातों से आज जान सकते हैं। अगर सामर्थ्य होते हुए भी सहन करने का साहस हो तो वो श्री कृष्ण कहलाएंगे। द्वारिका का वैभव होने के बाद भी अगर सुदामा जैसे मित्र को गले लगाने का साहस हो तो वो श्री कृष्ण है। सुदर्शन चक्र जैसा शस्त्र होने के बाद भी अगर उनके हाथ में मुरली रहती है तो वो श्री कृष्ण ही हो सकते हैं। शक्तिशाली होने के बाद भी जो कमजोर को ऊर्जा से भर दे और जो सारथी बनकर रहे, इतने शक्तिशाली होने के बाद भी जो सारथी बन जाए, वो श्री कृष्ण है। और जो संघर्ष को हर परिस्थिति में जीतने का विश्वास रखता हो, वो श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण के जीवन में उनका सब कुछ छूट गया, फिर भी वो कभी विचलित नहीं हुए। पहले मां देवकी और फिर उनके पिता वासुदेव, वो छूटे। फिर जिन नंद बाबा और यशोदा ने उन्हें पाला, फिर वो छूट गए। फिर गोकुल भी उनसे छूट गया। जरासंध से बार बार युद्ध ना लड़ना पड़े, इसके लिए उन्होंने मथुरा को भी छोड़ दिया। और आखिर में उन्होंने जिस द्वारका नगरी को स्थापित किया वो समुद्र में विलीन हो गया, यानी वो भी छूट गया। लेकिन इसके बावजूद श्री कृष्ण कभी भी विचलित नहीं हुए और उन्होंने हार भी नहीं मानी। इसलिए जीवन जीने की श्री कृष्ण की इस कला से आज आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने जीवन में स्थान का मोह कभी छोड़ नहीं पाते। वो जिस दफ्तर में काम करते हैं, जिस घर में रहते हैं, जिस कुर्सी पर बैठे होते हैं, जिस प्रोफाइल पर, जिस पद पर बैठे होते हैं, उससे उन्हें बड़ा लगाव हो जाता है और उस स्थान के साथ वो अपनी जड़ों को जमा कर बैठ जाते हैं। जबकि कोविड ने हमें सिखाया कि जीवन में स्थान नहीं, स्थिति मायने रखती है। जब कोविड की वजह से लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, तब घर ही दफ्तर बन गया था। लोगों ने वर्क फ्रॉम होम के जरिए यह समझा कि किसी स्थान पर आपकी शारीरिक मौजूदगी अब आवश्यक नहीं है और आप कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं। आपकी मौजूदगी वैचारिक रूप से होनी चाहिए। और अगर इस कला को आज आप सीखना चाहते हैं तो इसके लिए श्री कृष्ण से अच्छा शिक्षक कोई नहीं। उन्होंने व्यर्थ के युद्ध से बचने के लिए अपनी राजधानी तक बदल दी थी और ऐसा करते वक्त वो एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं हुए और इसीलिए उन्हें आप मोस्ट प्रैक्टिकल गॉड भी कहते हैं। श्री कृष्ण में ऐसा अध्यात्म है जो युद्ध को भी एक लीला बना देता है। श्री कृष्ण जीवन की सारी दिशाओं को एक साथ स्वीकार कर लेते हैं। राग, प्रेम, योग, काम, भोग, ध्यान और इन सब को मिलाकर बना समग्र जीवन एक उत्सव की तरह उनके व्यक्तित्व में आपको दिखाई देगा। श्री कृष्ण जीवन के विरोधाभास और परेशानियों से कभी भागते नहीं, बल्कि वो ऐसी जटिलताओं को पूरी समग्रता के साथ स्वीकार करते हैं और उनके द्वारा दिया गया गीता ज्ञान भी उनके इस विशाल व्यक्तित्व की पूर्ति करता हुआ नजर आता है। और श्री कृष्ण का जीवन जीने का जो तरीका है वो अपने आप में एक इनोवेशन है। आज के जमाने में
मित्रता के मायने भी बदल गए हैं। अब किसी भी व्यक्ति से मित्रता उसका स्टेटस देखकर की जाती है, लेकिन श्री कृष्ण मित्रता को मात्र एक रिश्ता नहीं मानते। उन्होंने सुदामा को मुश्किल समय में भी सम्मान देकर एक मिसाल पेश की थी। और यह बात तो आप जानते ही हैं कि श्री कृष्ण और सुदामा का रिश्ता अमीर गरीब और ऊंच नीच इन सबसे ऊपर था। इसलिए आज की युवा पीढ़ी उनसे बहुत कुछ सीख सकती है, क्योंकि आजकल मित्रता फ्रेंडशिप डे और फ्रेंडशिप बैंड्स तक ही सीमित रह गई है। कृष्ण देवकी और वासुदेव के पुत्र थे, लेकिन उनका वृंदावन में पालन पोषण यशोदा और नंद ने किया था। भगवान श्री कृष्ण के दोनों माता पिता, उन्होंने अपने दोनों माता पिताओं की सेवा भी की और दोनों माताओं को बराबर स्थान दिया। इसलिए आज इस कलयुग में और इस कोविड काल में आप श्री कृष्ण से बहुत कुछ सीख सकते हैं।